हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। बच्चों, ये चैप्टर काफ़ी सिंपल और इंटरेस्टिंग है, जिसे पढ़ने में हमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर इस चैप्टर के एग्जाम में वेटेज की बात करें तो 4 to 5 क्वेश्चंस का वेटेज ये हमारे लिए एग्जाम में रखता है। दैट मीन्स फिजिक्स का 10 to 12% पार्ट ये चैप्टर हमारे लिए कवर करता है। कौन कौन से पार्ट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एक बार उनको देखते हैं। इस चैप्टर में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव, द्रव्य तरंगे, नाभिकीय भौतिकी और रेडियो सक्रियता, इन पार्ट्स की इस चैप्टर में हमें स्टडी करनी है। इन पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इन पार्ट्स में काफ़ी सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने को मिलेंगे, और न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो हर पार्ट में सिर्फ एक या दो ही फॉर्मूलाज होते हैं। उन्हीं फॉर्मूलाज से सारे न्यूमेरिकल्स हमारे बन जाने हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर अपनी ग्रिप बनाए रखने के लिए आप लोग एनसीईआरटी और मॉड्यूल को रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करते रहें। तो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव को। बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है उसको समझने के पहले हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है और ये किस तरह से किया जा सकता है। धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को हम समझते हैं। बच्चों, धातु की अगर हम बात करें तो धातु के बारे में आप लोग जानते हैं कि धातु उन पदार्थों को कहा जाता है जिन पदार्थों में काफ़ी अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें काफ़ी अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें धातु कहा जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन से हमारा मतलब क्या होता है, पहले वो समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है जिन इलेक्ट्रॉन का किसी नाभिक या परमाणु के साथ में बंध नहीं होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी परमाणु या नाभिक के द्वारा बंधे हुए नहीं होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को समझने के लिए पहले, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास धातु है और ये जो माइनस साइन आपको दिख रहा है ये इस धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की वजह से धातु में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इतने भी स्वतंत्र नहीं होते कि ये धातु को छोड़कर बाहर चले जाएं। ये इलेक्ट्रॉन धातु में ही गति कर सकते हैं, धातु को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं उसको देखते हैं। मान लेते हैं इन इलेक्ट्रॉन में से कोई इलेक्ट्रॉन जैसे ही धातु से बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो जैसे ही धातु से बाहर जाने की कोशिश करेगा वैसे ही धातु पर प्लस चार्ज आने लगेगा और वो प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर नहीं जा पाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में ही गति कर सकते हैं, धातु से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालना है तो सोचिए आपको क्या करना होगा। इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं जा पा रहे, क्योंकि जैसे ही जाने लगेंगे वैसे धातु का जो प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी तरफ खींच लेगा। अपने आप नहीं जा पा रहे। लेकिन अगर मैं फिर भी इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालना है तो सोचिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कुछ अतिरिक्त ऊर्जा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा दी जाती है, जो अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा दी जाती है, वो अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। तो बच्चों, कार्यफलन का मतलब समझ में आया? कार्यफलन का मतलब वो ऊर्जा जो धातु के फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाती है, वो न्यूनतम ऊर्जा कहलाती है उस धातु का कार्यफलन। और जो कार्यफलन होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थों के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सोडियम की धातु है और एक सीजियम की धातु है, तो दो अलग अलग पदार्थ है, तो दोनों का कार्यफलन भी अलग अलग होता है। और कार्यफलन पदार्थ की सतह पर भी निर्भर करता है। जैसे ये धातु है, इसकी सतह पर भी कार्यफलन निर्भर करता है कि ये सतह चिकनी है या खुरदरी है, इस बात पर भी कार्यफलन निर्भर करता है। तो कार्यफलन का मतलब पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा उस पदार्थ का क्या कहलाती है? कार्यफलन। अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो किन किन तरीकों से उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। मतलब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार की। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार की, कौन कौन से तरीकों से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देकर बाहर निकाला जा सकता है। ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई धातु है, हम उसको गर्म करना शुरू करेंगे
तो गर्म करने की वजह से इलेक्ट्रॉन को ऊष्मीय ऊर्जा मिलने लगेगी, उस ऊर्जा के कारण भी धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह का जो उत्सर्जन होता है वो कहलाता है तापायनिक उत्सर्जन। हम विद्युत क्षेत्र के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि F = QE होता है। विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर बल लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है उससे इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना यह कहलाता है क्षेत्रीय उत्सर्जन। क्षेत्रीय उत्सर्जन के लिए आपको काफी प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाना पड़ता है, लगभग 10⁸ वोल्ट पर मीटर आपको इस कोटि का विद्युत क्षेत्र लगाना पड़ता है, और ये काफी प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है। तो प्रबल विद्युत क्षेत्र के द्वारा भी धातु से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, इसको कहा जाता है क्षेत्रीय उत्सर्जन। प्रकाश ऊर्जा के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन को धातु से निकाला जा सकता है। मान लीजिए आपके पास ये एक धातु है, आप इस पर प्रकाश आपतित कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि प्रकाश भी तो एक ऊर्जा का ही रूप होता है। तो धातु पर प्रकाश ऊर्जा को आपतित करके धातु से इलेक्ट्रॉन का निकलना, यह घटना कहलाती है फोटोविद्युत उत्सर्जन। और इसी घटना को इस चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या कह लीजिए प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है इसका ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दे दिया, एक बार इसको वापस समझ लेते हैं। इसमें हम एक धातु लेंगे, धातु पर प्रकाश आपतित करेंगे और प्रकाश आपतित करने से धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस घटना को और भी डिटेल में समझने से पहले थोड़े से पॉइंट्स इस घटना को लेकर हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ी हिस्ट्री इस घटना की समझ लेते हैं। इस घटना को सबसे पहले हेनरिक हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने देखा था, या कह लीजिए कि इस घटना का जो आविष्कार होता है, या कह लीजिए इस घटना का जो आविष्कार है वो हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। हेनरिक हर्ट्ज लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान सबसे पहले उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया था कि धातु पर प्रकाश आपतित करने पर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। सबसे पहले उन्होंने इस घटना को ऑब्जर्व किया था। देन उन्हीं के एक असिस्टेंट थे फिलिप लेनार्ड, उन्होंने इस घटना पर एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी, कई सारे प्रयोग इस घटना को लेकर उन्होंने किए थे। बाद में और भी कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस घटना को लेकर एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी, प्रायोगिक अध्ययन इस घटना को लेकर किया था। लेकिन इस घटना पर प्रायोगिक अध्ययन से जो मिलने वाले परिणाम थे उनको कोई भी साइंटिस्ट नहीं समझा पाया। देन अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस घटना पर जो प्रायोगिक अध्ययन किए गए थे उनसे मिलने वाले परिणामों को सबसे पहले समझाया था, और आइंस्टीन ने इन परिणामों को समझाने के लिए प्रकाश के फोटोन सिद्धांत का प्रयोग किया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, तो हेनरिक हर्ट्ज ने खोज की थी। सबसे पहले इस पर प्रायोगिक अध्ययन फिलिप लेनार्ड ने किया था, और जो प्रायोगिक अध्ययन इस घटना को लेकर किए गए थे उन प्रायोगिक अध्ययन के परिणामों को अल्बर्ट आइंस्टीन ने समझाया था, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस घटना के परिणामों को समझाने के लिए फोटोन सिद्धांत का प्रयोग किया था। यह बात भी हमें इस चैप्टर में ध्यान में रखनी है। तो इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने से पहले हम प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के बारे में समझेंगे, मतलब वो सिद्धांत जिसका प्रयोग आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में किया था, उस सिद्धांत को हम सबसे पहले समझने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की। बच्चों, आप लोगों ने प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ रखा है। प्रकाश की प्रकृति की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, मतलब कि प्रकाश कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जहां पर प्रकाश तरंग प्रकृति प्रदर्शित करता है, और कुछ घटनाओं में प्रकाश कण प्रकृति प्रदर्शित करता है। अगर मैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की बात करूं तो वहां पर आपने परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण ये परिघटनाएं पढ़ी हैं। वहां पर आप लोग प्रकाश के तरंग प्रकृति की बात करते हैं। यहाँ पर हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को पढ़ने वाले हैं। ये प्रभाव प्रकाश की कणीय प्रकृति पर आधारित होता है, और इसे समझने के लिए पहले प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के बारे में हमारा समझना जरूरी है।
प्रकाश का फोटोन सिद्धांत ये कहता है कि जब पदार्थ किसी द्रव्य के साथ क्रिया करता है तो यह क्वांटा की तरह बिहेव करता है, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स की तरह ये व्यवहार करता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब प्रकाश किसी द्रव्य के साथ क्रिया करता है तो प्रकाश ऊर्जा उस द्रव्य में ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में वितरित होती है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में वितरित होती है, या कह लीजिए क्वांटा के रूप में वितरित होती है। और ये जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, ऊर्जा के बंडल होते हैं, इन्हीं को फोटॉन्स कहा जाता है। तो फोटोन सिद्धांत में यह माना जाता है कि जो प्रकाश की ऊर्जा होती है वो पैकेट्स के रूप में वितरित होती है। इन पैकेट्स को क्वांटा कहा जाता है, या कह लीजिए इन पैकेट्स को फोटॉन्स कहा जाता है। और हर एक फोटोन के पास एक निश्चित ऊर्जा होती है और एक निश्चित संवेग होता है। फोटोन की ऊर्जा E = h/nu इस फॉर्मूला से दी जाती है। E = h/nu, ये जो h/nu होती है ये एक फोटोन की ऊर्जा को बताती है। h/nu फोटोन की ऊर्जा को बताती है, ये एक फोटोन की ऊर्जा को बताती है, जहां पर h प्लांक नियतांक होता है। प्लांक नियतांक आप लोग जानते हैं, वैल्यू भी आप लोग इसकी वैल्यू भी आप लोगों को पहले से मालूम होती है। एक बार बात कर लेते हैं। प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। हम यहां पर अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलें, आपको जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। ये जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन होता है। तो अगर हम यहाँ पर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो प्लांक नियतांक की एक और वैल्यू आपको याद रखनी है, दैट इज 4.132 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। इस चैप्टर में कई बार हमें न्यूमेरिकल्स करने में प्लांक नियतांक की इस यूनिट की भी जरूरत पड़ने वाली है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, इस यूनिट की भी कई बार हमें न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ने वाली है। तो प्लांक नियतांक की ये दोनों वैल्यूज दोनों यूनिट्स में आपको ध्यान रखनी है। जूल सेकंड में क्या होती है वैल्यू, ये भी ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में क्या होती है, ये भी आप ध्यान रखें। कई बार न्यूमेरिकल्स में हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं बात कर रहा था फोटोन की ऊर्जा की। तो हर एक फोटोन के पास एक निश्चित ऊर्जा होती है। फोटोन की ऊर्जा h/nu, h प्लांक नियतांक, और न्यू होती है प्रकाश की आवृत्ति। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि फोटोन की जो ऊर्जा है वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। E = h/nu, आपको पता है कि s तो कांस्टेंट है, तो आप इसको लिख सकते हैं E = मतलब कि फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। जितनी ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश होगा उतनी ही ज्यादा फोटोन की ऊर्जा होगी। तो ये फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया h/nu। आप लोग आवृत्ति को क्या तरंग दैर्घ्य में बदलना जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि न्यू होता है c/λ। न्यू c/λ, c प्रकाश का वेग होता है और लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो आप यहाँ पर न्यू को अगर c/λ से रिप्लेस करेंगे तो प्रकाश की ऊर्जा का एक और फॉर्मूला हो गया hc/λ। तो ये फोटोन की ऊर्जा का हमारे पास एक और फॉर्मूला हो गया hc/λ। तो फोटोन की ऊर्जा जब भी आप कैलकुलेट करें तो इन फॉर्मूलाज का यूज करें। h/nu का यूज करें अगर आवृत्ति दे रखी हो, और hc/λ का यूज करें अगर आपको तरंग दैर्घ्य दे रखी हो। तो ये फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया। बच्चों h × c की भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रखनी है। देखिएगा h × c की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, h प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये h की वैल्यू हो गई। c प्रकाश का वेग होता है जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो h × c की वैल्यू होती है 2 × 10⁻25 जूल मीटर। h × c की वैल्यू होती है 2 × 10⁻25 जूल मीटर। बच्चों h × c की ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। कई बार न्यूमेरिकल में हमें h × c की इस वैल्यू की भी जरूरत पड़ने वाली है। इसी वैल्यू को यहाँ पर जो जूल है अगर उसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दूं, और जो मीटर है अगर उसको हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दें, तो h × c की एक और वैल्यू हमें मिलती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू भी हमें ध्यान रखनी है। कई बार न्यूमेरिकल्स में हमें इस वैल्यू की भी जरूरत पड़ने वाली है।
तो कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ डेटाज हैं, उनको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा हमारे न्यूमेरिकल में बहुत काम में आने वाले हैं। क्या क्या ध्यान रखना है? एच की वैल्यू जूल सेकंड में आप लोगों को पहले से पता थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में क्या होती है ये ध्यान रखना है। देन एच इंटू सी की वैल्यू जूल मीटर में क्या होती है ये भी ध्यान रखें। एच इंटू सी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में क्या होती है ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है, किस तरह से हमें इसकी जरूरत पड़ती है, अभी हम इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं संवेग के बारे में। बच्चों संवेग क्या होता है, संवेग के बारे में आप लोग जानते हैं। संवेग मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग। अगर फोटोन की बात की जाए तो फोटोन प्रकाश के वेग से गति करते हैं। फोटोन का वेग हमेशा प्रकाश के वेग के बराबर होता है। फोटोन का संवेग निकालने के लिए हम आइंस्टीन की एक बहुत फेमस इक्वेशन है जो आप लोगों ने पहले पढ़ भी रखी होगी, आइंस्टीन की इक्वेशन E इक्वल टू mc²। इस इक्वेशन का यूज फोटोन का संवेग निकालने में हम यूज करते हैं। वो कैसे करेंगे, जो m इंटू सी है इसको मैं इस तरह से रीअरेंज करता हूं, c इंटू सी स्क्वायर को मैंने c इंटू सी लिख दिया, तो ये जो m इंटू सी है ये बन गया द्रव्यमान इंटू वेग। तो ये जो m इंटू सी होता है ये फोटोन का मोमेंटम होता है। तो फोटोन का मोमेंटम जो होता है वो E बाई सी, ये फोटोन का मोमेंटम। तो E क्या हो गया फोटोन की ऊर्जा और C क्या हो गया प्रकाश का वेग। तो फोटोन के मोमेंटम की बात करें तो E बाई सी फोटोन का मोमेंटम। E का फॉर्मूला भी हमने एच न्यू और एच सी बाई लेमडा पहले देखा था, तो E को आप एच न्यू भी लिख सकते हैं और E को अगर आप एच सी बाई लेमडा यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो C से C कट जाएगा, तो मोमेंटम हो गया H बाई लेमडा। तो ये फोटोन का मोमेंटम आपको ध्यान रखना है, फोटोन की ऊर्जा भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो फोटोन सिद्धांत में क्या भी हमने सीखा, फोटोन सिद्धांत में हमने सीखा कि जब प्रकाश किसी द्रव्य के साथ क्रिया करता है तो वह क्वांटा की तरह बिहेव करता है, या कह लीजिए पैकेट्स की तरह बिहेव करता है। इन क्वांटास को फोटोन्स कहा जाता है। फोटोन के पास एक निश्चित ऊर्जा और निश्चित संवेग होता है। ऊर्जा और संवेग निकालने के लिए फॉर्मूलाज है जिनको हमें यूज करना होता है। तो चलिए इन फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिया है एक फोटोन जिसकी तरंग दैर्घ्य 0.2 माइक्रोमीटर है के लिए गणना करें आवृत्ति, ऊर्जा और संवेग। इन तीन कैलकुलेशन को हमें फोटोन के लिए करना है। हमें दिया क्या है, फोटोन की तरंग दैर्घ्य। सबसे पहले आवृत्ति की गणना करते हैं। बच्चों आपको तरंग दैर्घ्य कितनी दे रखी है, 0.2 माइक्रोमीटर। आपको तरंग दैर्घ्य 0.2 माइक्रोमीटर दे रखी है। चलिए पहले इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तरंग दैर्घ्य की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। अच्छा माइक्रो को आप क्या लिखते हैं, माइक्रो को 10⁻⁻⁶ लिखते हैं। तो अगर आप इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो लेमडा आपका 2 × 10⁻⁷ मीटर, ये आपको प्रकाश का तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है। आपको प्रकाश की आवृत्ति कैलकुलेट करनी है। क्या आपको तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में रिलेशन पता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि न्यू इक्वल्स टू होता है c बाई लेमडा। तो लेमडा दिया हुआ है, उससे आपको आवृत्ति मिल जाएगी। तो लेमडा से आवृत्ति कैलकुलेट करने की कैलकुलेशन ये आपके सामने रही। लेमडा 2 × 10⁻⁷ मीटर है। आवृत्ति का फॉर्मूला c बाई लेमडा। तो c का वैल्यू क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेमडा जो दिया है वो रख दे, इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 1.5 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो इस तरह से हमने प्रकाश की आवृत्ति को कैलकुलेट कर लिया, फोटोन की आवृत्ति को हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं फोटोन की ऊर्जा की। बच्चों फोटोन की ऊर्जा की अगर हम बात करें तो फोटोन की ऊर्जा के लिए अभी हमने फॉर्मूला देखा hc बाई लेमडा। ये फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा है। अच्छा h इंटू सी की मैंने आपसे वैल्यू याद रखने को बोला था अभी। h इंटू सी की जूल इंटू मीटर में भी वैल्यू याद रखने को बोला था और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में भी वैल्यू याद रखने को बोला था। मैं आपको बता दूं कि आपको फोटोन की ऊर्जा कौन सी यूनिट में निकालनी है, दैट मीन्स जूल में निकालनी है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, वो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन ज़्यादातर फोटोन की ऊर्जा हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर मैं फोटोन की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करूंगा। अब देखिएगा अगर मुझे फोटोन की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है तो आप देखिएगा एच सी की मुझे यहाँ पर कौन सी वैल्यू काम में लेनी चाहिए, एच सी की वैल्यू काम में लेनी चाहिए मुझे 12400
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू काम में लेनी चाहिए। अब मुझे लेमडा की वैल्यू रखना है, ये पूरी एचसी की वैल्यू हो गई। अब मुझे यहाँ पर लेमडा की वैल्यू रखनी है। अब लेमडा की वैल्यू मुझे यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में रखूंगा ताकि एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाए और फोटोन की ऊर्जा मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाए। दैट मीन्स जो लैम्डा मुझे माइक्रोमीटर में दिया हुआ है उसको मुझे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करके यहां पर रखना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको फोटोन की ऊर्जा जूल में कैलकुलेट करनी होती तो फिर आप एचसी की कौन सी वैल्यू काम में लेते? 2 × 10⁻⁻25 जूल मीटर। यहां पर हमें अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है इसलिए मैंने एचसी की कौन सी वैल्यू काम में ली है? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। लेकिन अब एक बात का ध्यान रखें, आप लैम्डा की वैल्यू जब यहां पे रखेंगे एंगस्ट्रॉम में रखेंगे ताकि एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल होकर सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास यहां पर बच जाए। तो हमें लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखना है। आपको लैम्डा किस में दिया हुआ है? 0.2 माइक्रोमीटर, या कह लीजिए कि लैम्डा जो है वो हमारे पास में 2 × 10⁻⁷ मीटर है। तो आपको पहले लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। आपको लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना आता है? नहीं आता है तो एक रिलेशन होता है मीटर और एंगस्ट्रॉम का, आप उसे यूज कर सकते हैं। रिलेशन होता है 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻10 मीटर। इस रिलेशन का यूज आप मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए ले सकते हैं। यहां पर आपको जो लैम्डा है वो 2 × 10⁻⁷ मीटर दिया हुआ है। अगर आप इस रिलेशन का यूज यहां पर करेंगे तो हमारे पास जो लैम्डा है वो होगा 2000 एंगस्ट्रॉम। तो ये प्रकाश की तरंग दे रही है। इसको मैं यहां पर पुट करता हूं। अगर मैं लैम्डा को यहां पर पुट कर दूं 2000 एंगस्ट्रॉम, अगर यहां पर पुट कर दूं, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, तो फोटोन की जो ऊर्जा है वो हमारे पास लगभग आती है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फोटोन की ऊर्जा हमारे पास में 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। ये कैलकुलेशन आपके सामने। ये फोटोन की ऊर्जा, लैम्डा 0.2 माइक्रोमीटर दिया हुआ था, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने पर ये 2000 एंगस्ट्रॉम हुआ। और ए का जो फॉर्मूला है उसमें एच सी की वैल्यू हमने 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम रखी, लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में रखी, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास फोटोन की ऊर्जा आ गई। अब हम फोटोन के संवेग की बात करते हैं। फोटोन के संवेग का फॉर्मूला भी हमने देखा था। फोटोन के संवेग का फॉर्मूला देखा था, P = h/λ। ये फोटोन के संवेग का फॉर्मूला है। s तो कांस्टेंट है और आपको लैम्डा को रखना है। अगर आप h को ऐसा यूनिट में लेते हैं तो लैम्डा को भी ऐसा यूनिट में रखते हैं और कैलकुलेशन कर लें। ऐसा करने से आपको फोटोन का संवेग मिल जाएगा। तो ये रहा फोटोन का संवेग। संवेग हुआ h/λ। h को आपने जूल सेकंड मतलब ऐसा यूनिट में रखा, आप लैम्डा को भी ऐसा यूनिट में रखें, कैलकुलेशन कर लें, तो इस तरह से हमारे पास में फोटोन का संवेग आ जाएगा। क्लियर यहां तक? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द्रव्यमान प्रकाश फोटोन के लिए ऊर्जा की सीमा क्या है? मतलब क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है कि जो द्रव्यमान प्रकाश होता है उसके फोटोन की ऊर्जा की रेंज कहां से कहां तक होती है। द्रव्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम आप लोगों ने पढ़ रखा है, पहले विबग्योर आपने पढ़ा है ना। विबग्योर की अगर हम बात करें, ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, द्रव्यमान प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। और इस स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य रेंज भी आपको मालूम होनी चाहिए। इस स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लगभग 780 नैनोमीटर तक इस विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ रेंज होती है। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर और अधिकतम तरंगदैर्घ्य 780 नैनोमीटर के आसपास द्रव्यमान प्रकाश की होती है। नैनोमीटर में हमने रेंज याद कर रखी है, आप इसको एंगस्ट्रॉम में बदल सकते हैं। एंगस्ट्रॉम में अगर आप इसको बदलेंगे, 400 नैनोमीटर होता है 4000 एंगस्ट्रॉम और 780 नैनोमीटर होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। तो आप इस रेंज से ऊर्जा की रेंज भी निकाल सकते हैं। आपको तरंगदैर्घ्य से ऊर्जा निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है। देखो यहां पर जो तरंगदैर्घ्य है वो एंगस्ट्रॉम में, तो आप एनर्जी का बताइए कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला काम में लेंगे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई लैम्डा। आप लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो आपको एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जानी है। तो अगर इस तरंगदैर्घ्य के फोटोन की अगर ऊर्जा निकालें तो इस तरंगदैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा को आप कैसे निकालोगे? ये हो गया 12400 डिवाइडेड बाई 4000, तो ये आता है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अगर आप इस फोटोन की ऊर्जा निकालोगे तो इस फोटोन की ऊर्जा को आप कैसे निकालोगे, ये हुआ 12400 डिवाइडेड बाई 7800, ये लगभग आता है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फोटोन जो दृश्यमान प्रकाश होता है उसके फोटोन की ऊर्जा रेंज निकल गई। तो न्यूनतम ऊर्जा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अधिकतम ऊर्जा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो द्रव्यमान प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा रेंज बोलो कहां से कहां तक हुई, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे चलें। अब हम फोटोन के अगले गुणधर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला गुणधर्म है फोटोन निर्वात में हमेशा प्रकाश की चाल से गति करते हैं। मतलब फोटोन की जो चाल होती है वो प्रकाश के चाल के बराबर होती है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से फोटोन गति करते हैं। अगला पॉइंट है इनका विराम द्रव्यमान शून्य तथा सापेक्षिक मतलब कि प्रभावी द्रव्यमान अशून्य होता है। अच्छा, ये प्रभावी द्रव्यमान और शून्य द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, इसको जानने के लिए जो आइंस्टीन का सापेक्षवाद सिद्धांत था एक बार उस पर आते हैं। आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक फॉर्मूला दिया था m = m0 डिवाइड बाई √1 - v²/c²। ये आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसमें आइंस्टीन ने ये फॉर्मूला दिया था। यहाँ पर m0 जो है वो विराम द्रव्यमान को बताता है, मतलब जब वस्तु विरामावस्था में है तब जो उसका द्रव्यमान लिया जाता है वो विराम द्रव्यमान कहलाता है। लेकिन अगर वही वस्तु किसी वेग से गति करने लगे तब उसका द्रव्यमान बदल जाता है और ये द्रव्यमान कहलाता है सापेक्षिक या प्रभावी द्रव्यमान। अगर इसको मैं एक एग्जांपल से डिस्कस करूं तो मान लीजिए कि अगर मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए अगर मैं कहीं बैठा हुआ हूं, मैं विरामावस्था में हूं तो मेरा कुछ द्रव्यमान है, लेकिन अगर मैं किसी वेग से गति करने लगूं तो यह समीकरण कहती है कि हमारा द्रव्यमान बदल जाता है और बदलकर कितना हो जाता है उसको हम इस समीकरण के द्वारा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इस समीकरण को हम अपने ऊपर अप्लाई करें तो ये हमारे ऊपर इतनी सिग्निफिकेंटली अप्लाई नहीं होती। क्यों नहीं होती उसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए कि अगर मैं किसी कार में गति कर रहा हूं जिसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब लगभग 30 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो जिस कार में मैं गति कर रहा हूं मान लेते हैं कि वो 30 मीटर प्रति सेकंड के लगभग गति से चल रही है और c जो है प्रकाश का वेग वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अगर मैं गतिशील अवस्था में अगर सापेक्षिक द्रव्यमान निकालना चाहूं तो इस समीकरण का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, यहां पर v की वैल्यू पुट कर देंगे, c की वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन कैलकुलेशन से पहले अगर हम अप्रोक्सीमेशन यहां पर देखें तो देखिएगा जो हमारा वेग है वो प्रकाश के वेग की तुलना में काफी कम है। अगर हम v को c से कंपेयर करें तो v इज वेरी वेरी स्मॉल देन c। तो ये जो v/c जो होगा ये वैल्यू 1 से बहुत ही छोटी होगी। तो आप इस वाली वैल्यू को लगभग 0 मान सकते हैं। तो 1 - 0 ये क्या हुआ 1, मतलब कि हमारा गतिशील अवस्था में वेग हमारे विराम वेग के ही लगभग बराबर होता है। तो इस समीकरण का हम अपने ऊपर सिग्निफिकेंटली यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस समीकरण को अगर हम फोटोन के लिए देखना चाहें तो आपको पता है कि फोटोन का वेग जो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, फोटोन प्रकाश के वेग से गति करता है। तो अगर इस समीकरण में हम v को अगर c के बराबर रख दें तो देखिएगा c² हुआ 1, 1 - 1 हो गया 0। तो ये वाली टर्म अगर 0 हो गई तो 0 होने से फोटोन का वेग आपको इनफाइनाइट अनंत मिल जाएगा, जो कि संभव नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं अगर आपने फोटोन के लिए यहां पर v को अगर c के बराबर रखा तो देखिए उस अवस्था में ये जो नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर होती है ये 0 बन जाएगी और अगर ये टर्म 0 बन जाएगी उस स्थिति में आपको फोटोन का द्रव्यमान कितना मिलेगा, अनंत, जो कि संभव नहीं है। इसलिए फोटोन के विराम द्रव्यमान को शून्य होना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना लिया जाता है, शून्य लिया जाता है। और फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान निकालने के लिए हम आइंस्टीन की समीकरण का यूज करते हैं। आइंस्टीन की जो समीकरण आपने पढ़ी है E = mc², इस समीकरण का यूज फोटोन के सापेक्षिक द्रव्यमान को निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो फोटोन का सापेक्षिक द्रव्यमान इस समीकरण से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, m जो आएगा वो कितना आएगा E/c²। तो ये फोटोन का सापेक्षिक द्रव्यमान। अच्छा, E जो है वो फोटोन की ऊर्जा को बताता है और फोटोन की ऊर्जा के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। फोटोन की ऊर्जा
एच न्यू या एच सी बाई लेमडा से लिखी जाती है। तो अगर आप यहाँ पर ई को एच न्यू रख देंगे तो एच न्यू बाई सी स्क्वायर आ गई, और अगर आप ई को एच सी बाई लेमडा से रखेंगे तो एक सी से सी कट जाएगा और फोटोन का सापेक्षिक द्रव्यमान आ जाएगा एच बाई सी लेमडा। तो ये फोटोन को सापेक्षिक द्रव्यमान का निकालने का फॉर्मूला। एक चीज बच्चों यहाँ पर यह भी ध्यान रखनी है, अगर कोई भी वस्तु प्रकाश के वेग से गति कर सकती है तो यह तभी संभव है जब उस वस्तु का विराम द्रव्यमान शून्य हो। अगर वस्तु प्रकाश के वेग से गति कर रही है इसका मतलब उसके विराम द्रव्यमान को शून्य होना ही पड़ेगा। बिना शून्य विराम द्रव्यमान के कोई भी वस्तु प्रकाश के वेग से गति नहीं कर सकती। तो इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई वस्तु प्रकाश की चाल से गति कर रही है तो उसका विराम अवस्था में द्रव्यमान हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, क्या E इक्वल टू पी सी एक इलेक्ट्रॉन के लिए मान्य है क्या? देखो E इक्वल टू पी सी, आप याद करो ये वाला फॉर्मूला हमने फोटोन के लिए यूज किया था। जब मैंने आपको फोटोन का संवेग बताया था तब E इक्वल टू पी सी वहां पर मैंने फोटोन के लिए यूज किया था। और अभी हमने पढ़ा कि फोटोन जो है वो प्रकाश की चाल से गति करते हैं। इसका मतलब ये समीकरण यूज करने के लिए जरूरी है कि वो वस्तु प्रकाश के चाल से गति करनी चाहिए, और प्रकाश के चाल से गति करने के लिए वस्तु का विराम अवस्था में द्रव्यमान कितना होना चाहिए? बोलो, शून्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के विराम द्रव्यमान की बात करें, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के आपने याद कर रखा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। क्या इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है क्या? इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान शून्य नहीं होता। तो यह समीकरण आप इलेक्ट्रॉन के लिए यूज नहीं कर सकते। यह समीकरण तभी यूज की जा सकती है जब विराम द्रव्यमान शून्य हो। इलेक्ट्रॉन का शून्य नहीं होता तो आप इस समीकरण को इलेक्ट्रॉन के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। चलिए एक और न्यूमेरिकल हम लेते हैं। आपको एक फोटोन की ऊर्जा दी गई है 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको फोटोन के लिए गणना करनी है एक तो संवेग की और प्रभावी द्रव्यमान की। देखो संवेग का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूं। संवेग का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया, याद है ना आपको? संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग E बराबर पी सी। इस समीकरण से संवेग की गणना की जा सकती है। और फोटोन के विराम द्रव्यमान का फॉर्मूला अभी हमने फोटोन के सापेक्षिक द्रव्यमान का या कह लीजिए प्रभावी द्रव्यमान का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बड़ी आसानी से इन दोनों की गणना कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम संवेग की गणना करते हैं। अच्छा, संवेग का फॉर्मूला इस वाली समीकरण से मैं लिख सकता हूं P बराबर E बटा C। ये फोटोन के संवेग का फॉर्मूला। अच्छा बच्चों, यहां पर जो C है प्रकाश का वेग, उसकी वैल्यू आप जानते कितनी होती है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा ध्यान दें, यहां पर प्रकाश के वेग की जो वैल्यू मैंने आपको बताई है वो एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड में बताई है। तो बताइए क्या हमें कैलकुलेशन करने के लिए यहां पर जो ऊर्जा है इसको भी एसआई यूनिट में रखना चाहिए या सीधा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख देना चाहिए? हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं रख सकते क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की एसआई यूनिट नहीं होती। हम सी की तो एसआई यूनिट रख रहे हैं तो हमें ई की भी एसआई यूनिट रखनी पड़ेगी, और ऊर्जा की एसआई यूनिट होती है जूल। तो आपको संवेग की गणना करने के लिए पहले ऊर्जा को एसआई यूनिट मतलब कि जूल में बदलना पड़ेगा, और फिर आप वैल्यू रखकर यहां पर कैलकुलेशन करें। तो 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस तरह से जूल में बदला जाएगा उसको देखते हैं। देखिएगा ऊर्जा की अगर मैं यहां पर बात करूं तो ऊर्जा आपको दे रखी है 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दे रखी है। अच्छा बच्चों, मेगा का मतलब आप समझते हैं, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। तो मेगा को हमने यहां पर लिखा 10 की पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए हम 1.6 गुणा 10 की घात -19 से गुणा करते हैं। तो इस तरह से आपने ऊर्जाओं को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में बदल लिया? जूल में बदल लिया। अब ऊर्जा को आप यहां पर जूल में रखें और कैलकुलेशन करेंगे तो आपको संवेग मिल जाएगा। कौन सी यूनिट में आपको संवेग मिलेगा? ऐसा यूनिट में आपको यहां पर संवेग मिलेगा। तो चलिए रखकर कैलकुलेशन करें। एनर्जी को यहां पर मैं रख रहा हूं 9 गुणा 10 की घात 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। प्रकाश का वेग आप जानते हैं कि 3 गुणा 10 की घात 8 होता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आपको मिल जाएगा 4.8 गुणा 10 की घात -21,
और अगर आप इसकी यूनिट की बात करेंगे तो संवेग की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से आपने संवेग की गणना कर ली। इसके बाद हम प्रभावी द्रव्यमान की गणना करेंगे। प्रभावी द्रव्यमान को मैंने आपको बताया था E = mc² से निकाला जाता है। तो E = mc² से अगर हम m को लिखेंगे तो m हमारे पास आएगा E/c²। वापस से c की जो वैल्यू है SI यूनिट में याद है, इसलिए E को भी आप SI यूनिट में बदले, जो मैंने पहले बदल के लिखा था आपके सामने। चलिए इसको लिखते हैं। तो ये हो गया 9 × 10⁻6 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई c²। देखिएगा c का वैल्यू है 3 × 10⁸। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 10⁸ का स्क्वायर कितना होगा 10⁻16। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने से जो हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है लगभग 1.6 गुणा 10⁻29 और ये मास है, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो इसकी ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी किलोग्राम। तो ठीक है बच्चों, कुल मिला के हमें इस चैप्टर के अंदर यूनिट्स का स्पेशली ध्यान रखना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है और आप यूनिट्स का अगर सही से यूज कर रहे हैं तो आपसे सारे न्यूमेरिकल बड़े ही आसानी से बन जाएंगे। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए उसके बाद एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि 2 फोटोन के संवेग समान है तो उनकी तरंग दैर्घ्य भी क्या समान होगी। देखिएगा आपको 2 फोटोन का संवेग समान दे रखा है और उनके तरंग दैर्घ्य की बात आपसे की जा रही है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको तरंग दैर्घ्य और संवेग में रिलेशन पता है। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तरंग दैर्घ्य और संवेग में रिलेशन होता है P = h/λ। ये तरंग दैर्घ्य और संवेग में रिलेशन है और क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि दोनों का संवेग जो है वो समान है। दोनों का संवेग आपको समान दे रखा है। तो देखिएगा P दोनों का समान है, H आप जानते हैं कि एक नियतांक होता है। तो बताइए क्या लैम्डा भी दोनों का समान हो जाएगा क्या। बिल्कुल लैम्डा भी दोनों का समान हो जाएगा। इसका मतलब अगर 2 फोटोन का संवेग समान है तो उनकी तरंग दैर्घ्य भी समान होगी। तो इसका आंसर होगा यस, दोनों की तरंग दैर्घ्य भी समान होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में हेर फेर है। आप एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस भी समझिएगा साथ में। अगला क्वेश्चन ये है यदि 2 फोटोन की तरंग दैर्घ्य समान है तो क्या उनके संवेग भी समान होंगे क्या। अब की बार तरंग दैर्घ्य को समान दे रखा है और संवेग समान होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तरंग दैर्घ्य दोनों की समान दे रखी है। चलो वापस से वही फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। फॉर्मूला हमारे पास है P = h/λ, ये फॉर्मूला है। अब की बार देखिए समान दोनों का क्या दे रखा है। अब की बार समान जो है वो दोनों की तरंग दैर्घ्य आपको दे रखी है। तरंग दैर्घ्य दोनों के समान है। देखिएगा h नियतांक लैम्डा दोनों का समान, इसका मतलब संवेग का जो मैग्नीट्यूड होगा, संवेग का जो परिमाण होगा वो समान होगा। दोनों फोटोन के संवेग की मैथमेटिकल वैल्यू सेम होगी। लेकिन एक चीज पर यहां पर आपको गौर करना है कि जो संवेग होता है वो एक सदिश राशि होती है। संवेग जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और कोई भी 2 सदिशों को बराबर तभी कहा जाता है जब उन दोनों सदिशों का परिमाण और दिशा समान हो। यहां पर दोनों फोटोनों के संवेग का परिमाण तो समान होगा परंतु दिशा जब तक दोनों की समान नहीं होगी तब तक आप दोनों के संवेग को समान नहीं कह सकते। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, मान लेते हैं कि 2 फोटोन ने, दोनों की तरंग दैर्घ्य को हमने लैम्डा मान लिया, दोनों की तरंग दैर्घ्य को हमने बराबर मान लिया। मान लेते हैं कि एक फोटोन इस दिशा में जा रहा है और दूसरा फोटोन भी इसी दिशा में जा रहा है। दोनों की तरंग दैर्घ्य समान है तो तरंग दैर्घ्य समान होने से दोनों के संवेग का परिमाण समान हो जाएगा और दिशा समान होने से दोनों का संवेग भी बराबर हो जाएगा। परंतु अगर एक फोटोन अगर इधर जा रहा है और दूसरा फोटोन अगर इधर आ रहा है और दोनों की तरंग दैर्घ्य को भी बराबर ले लें तो तरंग दैर्घ्य बराबर लेने से संवेगों का परिमाण तो दोनों का समान आ जाएगा परंतु दोनों की दिशा विपरीत होने से हम ये नहीं कह पाएंगे कि दोनों फोटोन का संवेग भी समान होगा। तो तरंग दैर्घ्य समान होने पर संवेग समान हो भी सकता है अथवा नहीं भी। परंतु पहले वाले क्वेश्चन में तरंग दैर्घ्य एक अदिश राशि है और 2 अदिशों को समान देखने के लिए हमें केवल दोनों की वैल्यू को देखना होता है। तो यहाँ पर संवेग दोनों का समान था इसलिए तरंग दैर्घ्य भी दोनों की समान होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा बच्चों। क्लियर है।
चलिए आगे चलें। चलिए उसके बाद हम लोग तीव्रता संबंध की बात करते हैं, इंटेंसिटी रिलेशन की अब हम यहाँ पर बात करते हैं। बच्चों तीव्रता की परिभाषा आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है। तीव्रता किसे कहा जाता है ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। तीव्रता का मतलब एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल पर आपतित ऊर्जा तीव्रता कहलाती है। एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में आपतित ऊर्जा क्या कहलाती है? तीव्रता। तो तीव्रता की जो परिभाषा है अगर उससे हम इसका फॉर्मूला लिखें तो E डिवाइडेड बाई ए टी। ई ऊर्जा, ए और टी क्षेत्रफल और समय को बताते हैं। अच्छा आप लोग ये भी जानते हैं कि E डिवाइडेड बाई टी ऊर्जा अपॉन समय ये किसके बराबर होता है बच्चों? शक्ति मतलब पावर के बराबर होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं P बाई ए, या आप कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर आपतित शक्ति जो है वो तीव्रता कहलाती है। तो ये आपके पास में तीव्रता का फॉर्मूला हो गया। अगर आप इनकी एसआई यूनिट की बात करें तो देखिएगा अगर E अपॉन ए टी इस वाले फॉर्मूले से अगर हम यूनिट देखें तो E की यूनिट जूल, ए की मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर होती है और टी की सेकंड होती है। तो E अपॉन ए टी से इसकी यूनिट हो गई जूल प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। और इस वाले फॉर्मूले से अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट हो गए वाट प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों यहां तक? चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक धातु है और इस धातु पर मान लीजिए कि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाश को आपतित किया जा रहा है, ऊर्जा को आपतित किया जा रहा है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रकाश स्रोत है, इसके प्रकाश को इस धातु पर मान लीजिए कि आपतित किया जा रहा है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया है, इसका मतलब इससे जो प्रकाश निकलेगा उसकी आवृत्ति नियत रहेगी। मैंने मान लिया कि इस प्रकाश की आवृत्ति को न्यू मैंने मान लिया। एक प्रकाश स्रोत जिससे न्यू आवृत्ति का प्रकाश इस धातु की सतह पर गिराया जा रहा है। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे इस प्रकाश स्रोत से निकलने वाले फोटोन, एक फोटोन की अगर ऊर्जा पूछूं तो बताइए एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी? ऊर्जा का फॉर्मूला पहले फोटोन की ऊर्जा के फॉर्मूले की हम बात कर चुके हैं। तो एक फोटोन की ऊर्जा होगी एच न्यू। तो एच न्यू ऊर्जा के फोटोन है इस सतह पर आकर आपतित हो रहे हैं और मैंने माना कि इस प्रकाश स्रोत से टी समय के लिए इसकी सतह पर प्रकाश को आपतित किया जाता है और टी समय मैंने मान लिया कि कैपिटल एन फोटोन जो है इस सतह पर आकर आपतित हो रहे हैं। टी समय में कैपिटल एन फोटोन जो है इस सतह पर आकर आपतित हो रहे हैं। तो अगर मैं आपसे टी समय में इस सतह पर आपतित ऊर्जा पूछूं तो बताइए टी समय में इस सतह पर कितनी ऊर्जा आपतित होगी? ध्यान रखिएगा टी समय में मैंने बोला कितने फोटोन आपतित हुए? एन फोटोन। एक फोटोन की ऊर्जा बोलो कितनी? एच न्यू। कितने फोटोन? एन। तो एन फोटोन की कुल ऊर्जा एन एच न्यू। तो इस सतह पर टी समय में आपतित होने वाली ऊर्जा है उसको आप लिखेंगे एन एच न्यू। तो टी समय में आपतित ऊर्जा को मैंने यहां पर लिखा एन एच न्यू। एच न्यू एक फोटोन की ऊर्जा। कितने फोटोन आए थे? एन फोटोन। एन फोटोन की ऊर्जा को कितनी हुई? एन एच न्यू। एन क्या है? फोटोनों की संख्या। तो एन एच न्यू डिवाइड बाई ए टी। तो ये तीव्रता का फॉर्मूला हमारे पास हो गया। अब देखिएगा कि जो n बाई टी है, n फोटोनों की संख्या और t समय, तो ये जो n बाई टी है इसको हम बोल सकते हैं प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या। फोटोन डिवाइड बाई समय, तो आप इसको बोल सकते हैं प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या और इस कैपिटल N बाई टी को हमने मान लिया स्मॉल n। तो इस फॉर्मूला में कैपिटल N बाई टी को हम अगर स्मॉल n यहां पर यूज करेंगे तो तीव्रता का हमारे पास फॉर्मूला आ गया एन एच न्यू बाई ए। और ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में हमारे फॉर्मूला काम आ सकता है। तो तीव्रता का फॉर्मूला याद रखें आप एन एच न्यू। अब यहां पर आप ध्यान दें जो प्रकाश स्रोत हमने लिया था वो एक वर्णीय था, मतलब जो उसकी आवृत्ति थी वो नियत थी। प्रकाश स्रोत की बोलो आवृत्ति क्या रहेगी? नियत, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत हमने काम में लिया है इसलिए इसकी आवृत्ति नियत है। जो धातु ली गई है उसकी सतह का क्षेत्रफल भी नियत है। एच क्या है? नियतांक। तो बताइए अगर प्रकाश की तीव्रता बदली जाए, अगर प्रकाश की तीव्रता बदली जाए तो बताइए बच्चों किसमें परिवर्तन आएगा? तो आंसर है प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या में परिवर्तन आएगा। तो प्रकाश की तीव्रता बदलने से प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या जो है इस सतह पर वो बदलेगी। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका हमारे आगे यूज आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा एक वर्णीय प्रकाश स्रोत अगर लिया जा रहा है और अगर उससे किसी सतह पर प्रकाश आपतित किया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि प्रकाश की तीव्रता को बदल दिया,
तो वहां पर आपको उसका मतलब ये निकालना है कि उस सतह पर प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या बदल दी गई है। तो तीव्रता बदलने से प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या बदल जाती है। ठीक है, चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, ये फॉर्मूला हमने देखा कि तीव्रता को हम शक्ति बटा क्षेत्रफल लिख सकते हैं, और तीव्रता को हमने यहां पर Nhν/a लिख लिया। तो अगर आप दोनों समीकरण की तुलना करेंगे तो दोनों समीकरण की तुलना करने से हमें मिलेगा P/A बराबर Nhν/a। यहां पर a से जो है वो a कैंसिल हो जाएगा, तो शक्ति का हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया? शक्ति का फॉर्मूला आ गया Nhν। तो ये शक्ति का फॉर्मूला भी बच्चों आपको ध्यान में रखना है। अगर यहां से हम n को निकालना चाहें, n को एक तरफ रखें, बाकी वाली टर्म्स अगर दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये जो n आएगा ये आएगा P/hν। और आप जानते हैं कि आवृत्ति को तरंग दैर्घ्य के रूप में किस तरह से लिखा जाता है? आवृत्ति को तरंग दैर्घ्य के रूप में लिखने का फॉर्मूला होता है ν बराबर c/λ। उसको अगर आप यहां पर यूज करें तो यह आ जाएगा n बराबर P/hc। और बच्चों याद करो, hc की वैल्यू क्या होती है? स्टैंडर्ड होती है। मैंने आपसे याद रखने को कहा था, याद है आपको? hc की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 2 × 10⁻⁻25 जूल मीटर। ये SI यूनिट में बताई थी। एक और वैल्यू बताई थी 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। लेकिन मैं यहाँ पर h × c की वैल्यू 2 × 10⁻⁻25 जो मैंने आपसे याद रखने को कहा था, उसको अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ तो 2 × 10⁻25 hc की वैल्यू रखने पर सोल्व करने से हमें मिलता है 5 × 10⁻24 P × λ। यहाँ पर एक बात पे ध्यान दीजिएगा, आपने h × c की जो वैल्यू है वो SI यूनिट में रखी है। इसका मतलब आपको यहाँ पर P और लैम्डा की जो वैल्यू रखनी है वो भी SI यूनिट में ही रखनी है। अगर यूनिट में गड़बड़ हो गई तो ध्यान रखिएगा आंसर में गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए यूनिट का स्पेशल ध्यान रखिएगा। HC की मैंने यहाँ पर SI यूनिट में वैल्यू रखी है, तो P लैम्डा की भी आप SI यूनिट में वैल्यू रखिएगा। P की SI यूनिट वाट होती है और लैम्डा की SI यूनिट मीटर होती है। तो नंबर ऑफ फोटोन प्रति सेकंड की गणना करने के लिए आप 5 × 10⁻24 P लैम्डा को यूज करें। इसमें P को वाट में और लैम्डा को मीटर में आपको यूज करना है। ठीक है बच्चों, चलिए इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, लाल तथा नीले रंग के 2 बल्ब पर समान शक्ति अंकित है। निश्चित समय में इनसे उत्सर्जित फोटोनों की संख्या में तुलना कीजिए। आपके पास में 2 समान शक्ति के बल्ब हैं। आपको 2 बल्ब दे रखे, एक नीले कलर का बल्ब है और एक लाल कलर का बल्ब है, और दोनों की पावर जो है वो आपको सेम दे रखी है। दोनों की शक्ति जो है वो आपको बराबर दे रखी है। आपको दोनों बल्ब से निकलने वाले फोटोनों की संख्या की एकांक समय में जो है तुलना करनी है। प्रति सेकंड दोनों बल्ब से कितने फोटोन्स निकल रहे हैं, दोनों बल्ब से निकलने वाले फोटोन जो प्रति सेकंड है उनकी आपस में तुलना करनी है। अच्छा देखिए बच्चों, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या का फॉर्मूला हुआ था n बराबर P/hc। प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या का ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया। देखिएगा, इसमें h कांस्टेंट, c कांस्टेंट। रही बात शक्ति की, तो दोनों बल्बों की शक्ति आपको समान दे रखी है। दोनों बल्ब की शक्ति समान, h और c तो कांस्टेंट है। इसका मतलब प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या जो है वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करेगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में n और लैम्डा में बताइए बच्चों क्या रिलेशन होगा। यहां पर n और लैम्डा में रिलेशन होगा n समानुपाती लैम्डा। मतलब प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या तरंग दैर्घ्य के यहां पर समानुपाती है। और अगर आप लाल और नीले रंग की तरंग दैर्घ्य में अगर तुलना करें तो बताइए किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी? किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी? अगर आपको नहीं पता तो विबग्योर स्पेक्ट्रम आपको याद होना चाहिए। विबग्योर स्पेक्ट्रम से आप देख सकते हैं, विबग्योर आपने पढ़ रखा है बच्चों। आपको पता है कि ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। ये जो विबग्योर स्पेक्ट्रम होता है ये तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो देखिए, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और नीले रंग की तरंग दैर्घ्य लाल रंग से कम होती है। तो वेवलेंथ ऑफ रेड इज मोर देन वेवलेंथ ऑफ ब्लू, ये हमने विबग्योर स्पेक्ट्रम से देखा। तो अगर इसका यूज हम यहां पर करें, n समानुपाती क्या है? लैम्डा। तो जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा उससे प्रति सेकंड ज्यादा फोटोन उत्सर्जित होंगे। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, इसका मतलब कि लाल रंग के बल्ब से प्रति सेकंड ज्यादा फोटोन उत्सर्जित होंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं
एन रेड इज मोर देन एन ब्लू। क्लियर बच्चों, इसमें कोई परेशानी, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े। उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है, 100 वॉट शक्ति के बल्ब से 400 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो इसके द्वारा 10 घंटे में उत्सर्जित फोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बल्ब आपको दे रखा है जिसकी शक्ति 100 वाट दे रखी है और उससे उत्सर्जित जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य आपको 400 नैनोमीटर दे रखी है। तो आपको ये बताना है कि इस बल्ब के द्वारा 10 घंटे में उत्सर्जित फोटोनों की संख्या कितनी होगी। इसमें दो केसेस आपके पास हैं। एक केस है कि बल्ब की दक्षता 100% है और दूसरा केस है कि बल्ब की दक्षता 30% है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो बल्ब है वो विद्युत ऊर्जा का केवल 30% पार्ट ही जो है वो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर पाता है। चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपको दिया हुआ है, पहले हमने उसको लिख लिया। शक्ति आपको दे रखी है 100 वाट और तरंग दैर्घ्य आपको दे रखी है 400 नैनोमीटर और आपको 10 सेकंड में 10 घंटे में कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे ये निकालने को कहा जा रहा है। अच्छा बच्चों, हम जनरली फिजिक्स में कैलकुलेशन जो है उसको ऐसा यूनिट में करते हैं और समय की अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो वो होती है सेकेंड्स और आपको 10 घंटे के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले 10 घंटे कितने सेकेंड्स के बराबर होंगे आपको उसमें बदलना है। आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटा जो है वो 3600 सेकेंड्स के बराबर होता है। 1 घंटा जो है वो 3600 सेकेंड्स के बराबर होता है। ये कैसे हुआ तो आप बड़ा सिंपल है, कैलकुलेट कर भी सकते हैं। वैसे तो याद रखना होता है लेकिन आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे? 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकेंड में कितने सेकेंड होंगे? तो इसको 60 से गुणा करके आप निकाल लीजिए, 3600 सेकेंड्स के बराबर आता है। तो देखिए 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं तो 10 घंटे में 36,000 सेकेंड होंगे। तो 10 घंटे में 36,000, एक जीरो यहां पर और आएगा। तो 10 घंटे में जो है वो 36,000 सेकेंड होंगे। ठीक है, तो 10 घंटे में 36,000 सेकेंड हमारे पास में हुए। क्लियर? तो हमें पहला ये मानना है कि बल्ब की दक्षता 100% है और उस स्थिति में बल्ब 10 घंटे में कितने फोटोन उत्सर्जित करेगा उसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो प्रति सेकंड कितने फोटोन उत्सर्जित किए जाएंगे इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन्स का फॉर्मूला होता है 5 × 10⁻24 पी इंटू लैम्डा। ये प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या का फॉर्मूला है। तो अगर आपने ये निकाल लिया कि प्रति सेकंड कितने उत्सर्जित होंगे तो इतने सेकंड में कितने उत्सर्जित होंगे इसको निकालने के लिए आप इसको इससे गुणा कर लीजिए। तो 10 घंटे में कितने फोटोन्स उत्सर्जित होंगे वो आप निकाल सकते हैं। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमने प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या को निकाला। प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या के लिए ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया। इसमें पी और लैम्डा दोनों को रखना है और जैसा मैंने आपको बताया इस फॉर्मूला में पी और लैम्डा दोनों को ऐसा यूनिट में रखना है। तो देखिए पावर को मैंने 100 वाट के बराबर रखा और लैम्डा आपको नैनोमीटर में दिया हुआ है। तो नैनोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना आता है। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप रिलेशन यूज करेंगे 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। इस रिलेशन का यूज करके आपने प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या को कैलकुलेट कर लिया। तो 2 × 10⁻20 प्रति सेकंड फोटोन उत्सर्जित होंगे। अब 10 घंटे में कितने उत्सर्जित होंगे तो 10 घंटे में जो सेकंड होते हैं आप उससे गुणा कर लीजिए। तो इतने फोटोन्स 10 घंटे में उत्सर्जित होंगे। क्लियर है बच्चों? उसके बाद अब हमें मानना है सेकंड पार्ट में कि अगर बल्ब की दक्षता 30% हो तो कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, आप इसके लिए 2 मेथड्स यूज कर सकते हैं। एक मेथड तो आप ये यूज कर सकते हैं कि देखो बल्ब की शक्ति आपको कितनी दे रखी थी, बल्ब की शक्ति आपको 100 वाट के बराबर दे रखी है। तो बल्ब कितना % एफिशिएंट है? बल्ब जो है वो 30% एफिशिएंट है। इसका मतलब बल्ब केवल अपनी कितनी शक्ति को यूज कर पा रहा है? 30 वाट को। 100 वाट में से केवल कितनी यूज कर पा रहा है? 30 वाट ही यूज कर पा रहा है। तो आप इस वाले फॉर्मूला में प्रति सेकंड कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे उसमें शक्ति की जगह 30 वाट रख दे, क्योंकि सेकंड वाले केस में बल्ब की दक्षता 30% है। एक तो आप ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखो, हमने इस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन की है वो ये मानते हुए की है कि बल्ब की दक्षता 100% है।
तो अगर बल्ब 100% एफिशिएंसी का होगा तो इतने फोटोन तो उत्सर्जित करेगा, लेकिन अगर बल्ब 30% एफिशिएंसी का होगा तो जितने फोटोन हमने 100% एफिशिएंसी मानकर निकालने हैं उसका 30% उत्सर्जित कर पाएगा। तो सेकंड वाले पार्ट के लिए मैंने क्या किया, 100% दक्षता के साथ जितने फोटोन उत्सर्जित कर रहा था उसका 30% निकाल लिया। तो 30% परसेंटेज कैसे निकालते पता है आपको, 30% निकालना है तो 30/100 इंटू जिसका परसेंटेज निकालना है 7.20 10 की पावर 24, तो उसको आपने रखकर सोल्व कर लिया। तो इतने फोटोन्स वो 30% दक्षता के साथ 10 घंटे में उत्सर्जित करेगा। क्लियर बच्चों, यहां तक? आगे चले। उसके बाद बच्चों एक और पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करते हैं। हमने एक वर्णीय प्रकाश बिंदु स्रोत ले रखा है, ये एक बिंदु स्रोत है और एक वर्णीय है। मान लेते हैं कि इससे जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उसकी तरंग दैर्घ्य न्यू मान लेते हैं। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है तो इससे उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या रहेगी, नियत रहेगी। या कह लीजिए इससे उत्सर्जित जो प्रकाश होगी उसकी आवृत्ति नियत रहेगी, तो इसकी आवृत्ति हम लोग न्यू मान लेते हैं। क्लियर है बच्चों? और तरंग दैर्घ्य की जरूरत पड़ी तो उसको लैम्डा में यहां पर कंसिडर कर लेंगे। अब बच्चों आप लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ रखा है कि जो एक बिंदु प्रकाश स्रोत होता है उससे जो प्रकाश निकलता है वो चारों दिशाओं में समान रूप से फैलता है। और इसके वेव फ्रंट की, तरंगाग्र की अगर मैं बात करूं तो इससे जो तरंगाग्र बनता है वो कैसा बनता है बच्चों, गोलाकार इसका तरंगाग्र बनता है। तो मान लेते हैं अगर हमें इस बिंदु स्रोत से d दूरी पर अगर प्रकाश की तीव्रता निकालनी है तो प्रकाश की तीव्रता कैसे निकालेंगे, d दूरी पर हमें प्रकाश की तीव्रता निकालनी है। अच्छा, तीव्रता का फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि शक्ति बटा क्षेत्रफल होता है। मान लेते हैं कि बल्ब की शक्ति P है तो P बटा क्षेत्रफल, हमें d दूरी पर इससे जो है प्रकाश की तीव्रता को निकालना है। तो बताइए बच्चों d दूरी पर इसका जो प्रकाश फैलेगा उसका तरंगाग्र कैसा होगा, उसका तरंगाग्र गोलीय होगा। और गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो कि 4πr² होता है। यहां पर हम d दूरी पर तीव्रता की गणना कर रहे हैं तो d दूरी पर जो तरंगाग्र बनेगा वो d त्रिज्या का गोला बनेगा और d त्रिज्या के गोले की जो क्षेत्रफल होता है वो 4πd² होगा। तो अगर हमें d दूरी पर प्रकाश की तीव्रता की गणना करनी है तो वो हो जाएगा P बटा A, P बटा 4πd²। अब देखिए जो बल्ब आपने लिया है उसकी शक्ति तो फिक्स है, वो तो बदलने से रही, 4π, P कांस्टेंट होता है। अब दूरी के साथ में तीव्रता जो है वो भी बदलती है। दूरी के साथ तीव्रता किस तरह से बदलेगी अगर आप इसको देखना चाहें तो इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं, I समानुपाती 1/d²। मतलब जैसे जैसे बल्ब से दूरी बढ़ती जा रही है या जैसे जैसे प्रकाश स्रोत से दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे तीव्रता कम होती जा रही है। बच्चों इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, हमें इस पॉइंट्स को भी यूज करने की आगे जरूरत पड़ने वाली है। फिलहाल इस रिलेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। माना कि ये हमारे पास एक सतह है, ठीक है बच्चों, और आपसे कहा जाता है कि इससे d दूरी पर एक प्रकाश स्रोत को रखा गया है और इससे d दूरी पर एक प्रकाश स्रोत को रखा गया है। तो d दूरी पर एक प्रकाश स्रोत हमने रखा है और मान लेते हैं कि इस प्रकाश स्रोत से इस सतह पर आने वाले प्रकाश की तीव्रता I है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, वापस से सुनिएगा। एक प्रकाश स्रोत को एक सतह से d दूरी पर रखा गया है तो मान लेते हैं कि प्रकाश स्रोत से सतह पर आने वाले प्रकाश की तीव्रता I है। अगर इसी प्रकाश स्रोत को इसी सतह से अगर 2d दूरी पर रख दिया जाए, अगर इसी प्रकाश स्रोत को इसी सतह से 2d दूरी पर रख दिया जाए तो बताइए इस सतह पर आने वाले प्रकाश की तीव्रता क्या होगी। तो देखिए अभी मैंने आपको रिलेशन बताया कि प्रकाश की तीव्रता का दूरी के साथ में I समानुपाती 1/d² का रिलेशन होता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर दूरी को दुगना कर दिया, दूरी को दुगना कर दिया तो दूरी को दुगना करेंगे तो इस रिलेशन से बताइए तीव्रता कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। मतलब जिस तीव्रता का प्रकाश यहाँ पर आपतित हो रहा है उससे 1/4 तीव्रता का प्रकाश यहाँ पर आपतित होगा। यहाँ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I है तो इस वाले केस में अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता को अगर मैं I' मानूं तो वो किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, I/4 के बराबर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकाश की तीव्रता दूरी पर भी निर्भर करती है। क्लियर? आगे बढ़े।